मैं विकास स्मिथ अपेक्स कॉमर्स की लाइव क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए ट्वेल्थ अकाउंटेंसी की चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अलाभकारी संगठनों का लेखांकन पढ़ाने वाला हूं। आशा है ये चैप्टर आप लोगों को मैं अच्छे से समझा पाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस चैप्टर को। इंट्रोडक्शन, पहले इसके बारे में जानते हैं। विभिन्न कार्यों में संलग्न संगठन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। प्रथम ऐसे संगठन जो लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित किए जाते हैं तथा दूसरे ऐसे संगठन जिनका प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि अपने सदस्यों एवं समाज को सेवा प्रदान करना है। ऐसे संगठन या ऐसी संस्थाएं जो लाभार्जन को प्राथमिकता ना देकर समाज के विभिन्न वर्गों को उचित दर पर सेवा प्रदान करती है, वे अलाभकारी संगठन या गैर व्यापारिक संगठन या संस्था कहलाती है। आर्थिक संस्थान। आर्थिक संस्थान मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, लाभकारी संस्थान एवं गैर लाभकारी संस्थान। लाभकारी संस्थान को व्यापारिक संस्था के नाम से भी जानते हैं। व्यापारिक संस्थान वैसी संस्थान जो माल का क्रय विक्रय एवं अपनी सेवाएं लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से प्रदान करते हैं, व्यापारिक संस्थान कहे जाते हैं। ऐसी संस्थाओं के स्वामी एकल व्यापारी, साझेदार गण, अंशधारी अथवा सरकार होते हैं। ये अपने व्यापारिक परिणामों को जानने के लिए वित्तीय वर्ष के अंत में अंतिम खाते, व्यापार खाते, लाभ हानि खाते एवं आर्थिक चिट्ठा तैयार करते हैं। वित्तीय संस्थाएं, बैंकिंग संस्थाएं, बीमा संस्थाएं, रेल परिवहन, वायु परिवहन तथा निर्माण कार्य एवं खनन कार्य में संलग्न संस्थाएं व्यापारिक संस्थान के मुख्य उदाहरण हैं। व्यापारिक संस्थान के लेखे उपार्जन अवधारणा पर वैधानिक लेखा विधि के आधार पर दोहरी लेखा प्रणाली के अंतर्गत तैयार किए जाते हैं। साथ ही ऐसे संस्थाओं के लेखे गैर कोष लेखांकन पर आधारित होते हैं। गैर लाभकारी संस्थान ऐसी संस्थाएं जिनकी स्थापना लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं बल्कि अपने सदस्यों और समाज को कोई निश्चित सेवा प्रदान करने के लिए की जाती है। अलाभकारी संस्था या गैर व्यापारिक संगठन या लाभ न कमाने वाली संस्था कहलाती है। ऐसे संस्थाओं में क्लब, अस्पताल, पुस्तकालय, विद्यालय, महाविद्यालय, धार्मिक संस्थाएं, दानार्थ संस्थाएं और साहित्यिक व सांस्कृतिक समितियां आदि सम्मिलित की जाती हैं। एग्जाम्पल: अस्पताल चिकित्सा संबंधी सेवाएं प्रदान करना। शिक्षण संस्थाएं समाज में शिक्षा का प्रसार करना। क्लब अपने सदस्यों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं सुविधाएं प्रदान करना। साहित्यिक समितियां वाद विवाद, विचार गोष्ठी आदि का आयोजन करके एवं मनोरंजन प्रदान करना। सांस्कृतिक संस्थाएं कला एवं संस्कृति की रक्षा एवं विकास करना। धार्मिक संस्थाएं अपने धर्म एवं धार्मिक विचारधाराओं का प्रसार एवं प्रचार करना आदि। उपर्युक्त सभी संस्थाएं किसी न किसी प्रकार की सेवा प्रदान करती है। लाभ कमाना इनका लक्ष्य नहीं होता है। ऐसी संस्थाओं में लाभ का मुख्य स्रोत सदस्यों द्वारा दिया जाने वाला चंदा, दान, अनुदान आदि होता है। इनके द्वारा लाभ हानि खाता तैयार नहीं किया जाता। फिर भी अपनी आर्थिक क्रियाकलापों के हिसाब के लिए ये संस्थाएं उचित विधि द्वारा निम्नलिखित खाते तैयार करते हैं। पहला खाता है प्राप्ति एवं भुगतान खाता। संस्था की समस्त रोकड़ लेन देनों का सारांश तैयार कर रोकड़ के अंतिम शेष प्राप्त करने के लिए। दूसरा है आय तथा व्यय खाता। संस्था की आय एवं व्ययों की तुलना कर अधिक या घाटे या कमी की जानकारी के लिए। तथा तीसरा और अंतिम खाता है आर्थिक चिट्ठा।
संस्था की वित्तीय स्थिति की जानकारी के लिए। अलाभकारी संस्था के उद्देश्य, ऑब्जेक्ट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अलाभकारी संस्थाओं के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। अलाभकारी संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करना या लाभ प्रदान करना, साथ ही ये सदस्यों को मनोरंजन की सुविधा भी प्रदान करते हैं। दूसरा पॉइंट है समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, कला एवं संस्कृति में सुधार लाना आदि। प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या होता है, इसको जानते हैं। प्राप्ति एवं भुगतान खाता रोकड़ बही का सारांश होता है। वित्तीय वर्ष में तैयार किया जाने वाला यह खाता वर्ष के दौरान हुए रोकड़ व्यवहारों का लेखा प्रस्तुत करता है। यह एक वास्तविक रियल अकाउंट है जिसके दो पक्ष होते हैं, डेबिट पक्ष एवं क्रेडिट पक्ष। डेबिट पक्ष में रोकड़ प्राप्तियों तथा क्रेडिट पक्ष में रोकड़ भुगतानों का लेखा किया जाता है। इसके डेबिट पक्ष में रोकड़ के प्रारंभिक शेष को या क्रेडिट पक्ष में रोकड़ के अंतिम शेष को शेष के रूप में दर्शाया जाता है। साथ ही इसे तैयार करते समय पूंजीगत तथा आयगत मदों में कोई अंतर नहीं किया जाता। पूंजीगत तथा आयगत मदों में कोई अंतर नहीं किया जाता एवं समस्त प्राप्तियों एवं भुगतानों को तिथिवार एवं वर्गीकृत रूप से दिखाया जाता है, चाहे वे चालू वर्ष यानी कि करंट ईयर, आगामी वर्ष यानी कि नेक्स्ट ईयर या प्रीवियस गत वर्ष से संबंधित ही क्यों ना हो। विलियम पिकल्स के अनुसार प्राप्ति एवं भुगतान खाता एक अवधि के रोकड़ बही के नगद एवं बैंक लेन देनों सार मात्र से कुछ भी अधिक नहीं है, जो कि उपयुक्त शीर्षक में विश्लेषित एवं वर्गीकृत है। यह खाते का ऐसा प्रारूप है जिसका प्रयोग अधिकांश समितियां, क्लबों, संघों आदि के कोषाध्यक्षों द्वारा वर्ष के कार्य संचालन के परिणामों को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। आपकी सुविधा के लिए मैंने इंग्लिश में भी इसको लिख दिया है। कार्टर के अनुसार यह खाता रोकड़ बही में लिखे गए नगद लेन देनों का संक्षिप्त रूप या सारांश है जो विभिन्न मदों में वर्गीकृत है तथा जिसमें रोकड़ के प्रारंभिक एवं अंतिम शेष भी सम्मिलित हैं। प्राप्ति एवं भुगतान खाता तैयार करने की विधियां। अभी देखते हैं इसको तैयार करने की क्या विधियां होती हैं। पहला है रोकड़ तथा बैंकस्थ रोकड़ के प्रारंभिक शेष को इस खाते के प्राप्ति पक्ष में दिखाया जाता है। किसको किसको? तो कैश को और कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को। यदि प्रारंभिक शेष बैंक अधिविकर्ष हो तो इसे भुगतान पक्ष में आरंभ में दिखाया जाता है। अगर ये ओवरड्राफ्ट हुआ तो हम लोग पेमेंट के साइड में लिखते हैं। इस खाते के प्राप्ति पक्ष में सभी प्राप्तियां चाहे वे पूंजीगत हो या आयगत हो, अभी हम आगे जो टेबल आपको फॉर्मेट दिखाएंगे उसमें पूंजीगत और आयगत के बारे में बताएंगे, तथा किसी भी अवधि से संबंधित हो, जैसे करंट चालू वर्ष यानी कि करंट ईयर, गत वर्ष यानी कि प्रीवियस ईयर और आगामी वर्ष यानी कि नेक्स्ट ईयर दिखाई जाती है। इसी तरह इसके भुगतान पक्ष में सभी व्यय की राशियां चाहे वे पूंजीगत हो या आयगत तथा किसी भी अवधि से संबंधित हो, चालू वर्ष, गत वर्ष, आगामी वर्ष दिखाई जाती है। चूंकि यह खाता लेखांकन की रोकड़ प्रणाली पर आधारित होता है। कौन सा प्रणाली? तो रोकड़ प्रणाली पर आधारित होता है, इसलिए इसमें आदत व्ययों, आदत भुगतानों, प्राप्य आयों या उपार्जित आयों का ध्यान में नहीं रखा जाता है। पांचवा पॉइंट, अंत में प्राप्ति पक्ष तथा भुगतान पक्ष के बीच का अंतर ज्ञात किया जाता है। यदि प्राप्ति पक्ष भुगतान पक्ष से अधिक हो तो अंतर की राशि रोकड़ के अंतिम शेष के रूप में भुगतान पक्ष में दिखाई जाएगी। इसके विपरीत यदि भुगतान पक्ष प्राप्ति पक्ष से अधिक हो तो अंतर की राशि बैंक अधिविकर्ष के रूप में प्राप्ति पक्ष में दिखाई जाएगी। यह है आपका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, प्राप्ति एवं भुगतान खाते का फॉर्मेट। अगर आप इसको एक बार ध्यान से अच्छे से देख लेते हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एक बार हम इसको देखते हैं। सबसे पहले रिसिप्ट साइड में हम लोग क्या लिखते हैं? तो ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, यानी कि बैलेंस बीडी के नाम से। वहां पे हमारा क्या किया जाएगा? तो कैश इन हैंड जाएगा, कैश एट बैंक जाएगा। उसके बाद रिवेन्यू रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट के अंतर्गत क्या किया जाएगा? तो सब्सक्रिप्शन, चंदा, चूंकि इस संस्था का आय का ये मुख्य साधन है जो उसके सदस्यों के द्वारा मिलता है। फिर है जनरल डोनेशन। अभी मैं इस
चैप्टर में आपको बताऊंगा डोनेशन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, एंट्रेंस फी आएगा, फिर सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर, वेस्ट पेपर, मैगजीन्स, सेल्स ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, प्रोसीड्स फ्रॉम लेक्चर्स या इंटरटेनमेंट्स। अब भुगतान के साइड में देखिए, बैलेंस बीडी, अगर ये ओवरड्राफ्ट हुआ, सॉरी सीडी, अगर ये ओवरड्राफ्ट हुआ तो आपको इधर लिखना है, मतलब क्रेडिट साइड में भुगतान के पक्ष में। उसके बाद रेवेन्यू पेमेंट में क्या क्या जाएगा, तो सैलरी एंड वेजेज है, रेंट रेट्स एंड टैक्स है, इंश्योरेंस है, ऑडिट फी है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, हनोरियम से, पोस्टेज एंड कुरियर से, एडवर्टाइजमेंट है, टेलीफोन है, रिपेयर एंड रिन्यूअल से, अपकीप ऑफ ग्राउंड से, इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, इसके आगे भी खाता है अभी। फिर यहाँ पे हम लोग रिसिप्ट साइड में क्या जाएगा, तो रिसिप्ट फ्रॉम शो या कंसर्ट्स, रेंट ऑफ हॉल, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, लॉकर रेंट, सेल्स ऑफ स्क्रैप, ग्रांट्स इन एड फ्रॉम गवर्नमेंट्स। और यहाँ गार्डनिंग है, कन्वेंस है, बैंक चार्ज है, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी है, म्यूनिसिपल या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टैक्स है, न्यूज़पेपर एंड पेरिकल्स है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस है और कैपिटल पेमेंट, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो यहाँ एक लास्ट म्यूनिसिपल रिसिप्ट जाएगा, मिसलेनियस रिसिप्ट। उसके बाद आपको कैपिटल रिसिप्ट में लिखना है स्पेशल या स्पेसिफिक पर्पस डोनेशन, लैक्सीज यानी कि वसीयतें, लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी मतलब वो ये वैसा फी है जो वहाँ का सदस्य अपने पूरे जीवन में केवल एक बार पेड करता है और वहाँ का वो आजीवन सदस्य बन जाता है, तो वैसे शुल्क को ही हम लोग बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फी। सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है, सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इंडोमेंट फंड्स है, सेल्स ऑफ स्पोर्ट्स इको पेमेंट है। इधर है आपका परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट जैसे फर्नीचर, भवन, परचेज ऑफ बुक्स है, इन्वेस्टमेंट है, फिक्स्ड डिपॉजिट है, प्राइस फंड है। उसके बाद लास्ट में हम लोग कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद हमारा इधर बैलेंस आएगा जो कैश इन हैंड और कैश इन बैंक के बारे में आएगा। अभी मैं यहाँ पे बहुत सारा वर्ड है जिसको मैं स्किप करके आगे बढ़ गया हूँ, जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा तो वो सारे वर्ड को मैं वहाँ पे क्लियर करूंगा। एक एग्जाम्पल समझते हैं। प्राप्ति भुगतान खाता रोटरी क्लब के अपने खातों को नगद आधार पर रखा हुआ है और गत वर्ष के आंकड़े दिए हुए हैं, वर्ष के लिए प्राप्ति भुगतान खाता बनाइए। अभी हम लोग फॉर्मेट के द्वारा समझ चुके हैं कि प्राप्ति भुगतान खाता कैसे बनता है। एक बार यहाँ से देखते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है इंट्रेंस फी रिसिप्ट, तो आपको पता है ये रिसिप्ट पहले हम लोग एनालिसिस कर देते हैं कि कौन किधर जाएगा, उसके बाद हम इस खाते में देख के कंपेयर करेंगे कि सही लिख रहे हैं या नहीं। तो इंट्रेंस फी रिसिप्ट है तो 5,000 रुपये ये रिसिप्ट साइड में जाएगा, सब्सक्रिप्शन है ये भी रिसिप्ट साइड में जाएगा, मिस्टर एक्स फी रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर ये भी रिसिप्ट में जाएगा, एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर ये आपका पेमेंट साइड में जाएगा, एक्सपेंसेस अनपेड दिस ईयर, अनपेड मतलब हम लोग उसका भुगतान नहीं किए। तो आप याद रखिएगा रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में जो नगद लेन देन होता है केवल उसी का लेखा करते हैं, बकाया का लेखा या एडवांस का लेखा जोखा इसमें नहीं करते, तो आप इसको नहीं लिखेंगे। सरप्लस ऑन बार्स अकाउंट है, इसको आप रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। सेक्रेटरी है तो इसको आप पेमेंट के साइड में लिखेंगे। कैश इन हैंड इन द बिगनिंग है, ये आपका रिसिप्ट के सबसे ऊपर जाएगा। लॉकर रेंट है, रिसिप्ट हुआ तो ये रिसिप्ट साइड में जाएगा। और इन्वेस्टमेंट मैड ड्यूरिंग द ईयर तो ये आपका पेमेंट के साइड में जाएगा क्योंकि आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके आगे और वीडियो कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू।